ये 5 अंग है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। इसको ध्यान से सुनना चाहिए सभी लोगों को। ये जीवन के 5 अंग हैं, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। मन से ज्यादा विकसित वृत्ति है, वृत्ति से ज्यादा विकसित चित्त है, चित्त से ज्यादा विकसित बुद्धि है, और बुद्धि से ज्यादा विकसित आत्मा है। ठीक है। जीवन में ये 5 अंग की बात करें तो सबसे ज्यादा विकसित आत्मा है और सबसे कम विकसित मन है। तो ये जो आवेश हैं, ये आवेश कहां आ रहे हैं? मन में आते हैं। अभाव कहां आ रहा है? ये जो अभाव, अविश्वास, विरोध, ये कहां आ रहा है? मन में। ये कहां आ रहा है? मन में। ये सभी जो विरोध का भाव, घृणा, द्वेष, उपेक्षा, ये कहां आ रहा है? मन में आ रहा है। ये जो आवेश आता है, मन का कनेक्शन किससे है? भाव से। मन का कनेक्शन भाव से। वृत्ति का कनेक्शन किससे है? विचार से। चित्त का कनेक्शन किससे है? स्मृति से। जो पुरानी स्मृतियां बनी हुई है ना, सब वो चित्त में बनी हुई है ना। तो मन में ये जितने भी आवेश है सब मन में है। जैसे ही मन में अभाव होता है, अभाव का मतलब विश्वास का अभाव, विश्वास का अभाव होने से विरोध का भाव पैदा होता है। ऐसे विरोध के भाव से मन में जो आवेश हुआ, उस आवेश के दबाव में वृत्ति में आवेश आ जाता है। मन में आवेश हुआ तो उस आवेश मन तक नहीं जाता है, कहां जाता है? वृत्ति में आवेश। वृत्ति में क्या आवेश हुआ? निगेटिव विचार चलने लगते हैं। ये दिखाया था ना, भाव खराब हुआ तो विचार निगेटिव हो गए। तो ये भाव खराब हुआ तो हमारे विचार निगेटिव चलने लगे। ऐसे निगेटिव विचार चलने लगे तो उनको लेकर जितनी सारी पूर्व स्मृतियां हैं निगेटिव वाली, वो सब आ जाती हैं। सारी स्मृतियां जो निगेटिव वाली है वो सब क्या आ जाती हैं? हमारे स्मृति पटल पे आ जाती है। तो ये जो आवेश आया, ये आवेश सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। इस आवेश का दबाव यहां, इसका दबाव यहां। तो ये जो विरोध का भाव हुआ, इस विरोध के भाव के कारण यहां नेगेटिव विचार, नेगेटिव मतलब जो उनके साथ ये जो द्वेष का, घृणा का, इसका विचार चलने लगता है। और उसके ही अनुरूप जो पुरानी स्मृतियां हैं, जो उनके साथ जब जब खराब लगता था, वो सब स्मृति पटल पर आ जाता है। ये सभी के सभी स्मृति पटल पर आ जाते हैं। हाँ है ना। तो आवेश सिर्फ यही नहीं रहा, ये पूरा आवेश मन, वृत्ति, चित्त तक चला जाता है। अब ये जीवन में असंतुलन की स्थिति है। ये जीवन क्या हो गया है? डिस्टर्ब्ड स्टेट में आ गया है। कहां आ गया? डिस्टर्ब्ड स्टेट में आ गया। अब ये जीवन में असंतुलन हो गया। असंतुलन का मतलब अब इसमें हार्मोनी नहीं है। हार्मोनी नहीं है। जैसे हार्मोनी नहीं है का क्या मतलब है? जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी में लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, ये सब अलग अलग अंग हैं। ये सब अलग अलग अंग हैं। सब जब सभी स्वस्थ हैं, मन, ब्रेन स्वस्थ है, ब्रेन ठीक से फंक्शन कर रहा है, लंग्स ठीक से फंक्शन कर रहा है, किडनी ठीक से फंक्शन कर रहा है, हार्ट ठीक से फंक्शन कर रहा है। और ये फंक्शन जब ठीक से करते हैं तो आपस में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, हार्मोनी में रहते हैं। तो इससे पूरा शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। अब इसमें से कोई एक ठीक से फंक्शन नहीं करे, ब्रेन डिस्टर्ब हो जाए, तो जो ब्रेन डिस्टर्ब हुआ, क्या उसका इफेक्ट सिर्फ ब्रेन तक रहेगा? पूरे बॉडी में आ जाएगा। किडनी खराब हुई तो क्या उसका इफेक्ट सिर्फ किडनी तक रहेगा? हार्ट खराब हुआ तो क्या उसका इफेक्ट सिर्फ हार्ट तक रहेगा? पूरा बॉडी अस्वस्थ कहलाएगा।
है ना। किडनी खराब हो गया, बाकी यदि पार्ट सही भी है तो उस शरीर को स्वस्थ शरीर कहेंगे या अस्वस्थ शरीर कहेंगे। तो जब ये बॉडी के अलग अलग पार्ट जो हैं उसमें से कोई भी एक पार्ट डिस्टर्ब होता है तो पूरा बॉडी ही डिस्टर्ब हो जाता है। उसी तरीके से यदि इस जीवन में कोई भी एक अंग डिस्टर्ब हुआ तो पूरा जीवन ही डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे डिस्टर्ब स्टेट को हम कैसे पहचानते हैं? तो जैसे इस बॉडी में किडनी खराब हो जाए तो हमको इस शरीर में अव्यवस्था की पीड़ा का अनुभव होता है कि नहीं होता है? इस शरीर की अव्यवस्था की पीड़ा का अनुभव होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से जब हम जीवन में कोई भी एक अंग डिस्टर्ब हो जाता है तो जीवन में जो अव्यवस्था होती है उसी की पीड़ा जो है उसका नाम है दुख। बात समझ में आई? तो दो पीड़ा हो गई। एक हो गया शारीरिक, जो हम कहते हैं व्यवस्था है, शारीरिक व्यवस्था है, शरीर की व्यवस्था है। इस शरीर की व्यवस्था में से अनेक अंग साथ में मिलके काम करते हैं तो ये शरीर स्वस्थ कहलाता है। इसमें से कोई भी एक अंग यदि डिस्टर्ब होता है पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है और हमको शारीरिक पीड़ा का अनुभव होता है। कौन सी पीड़ा का अनुभव होता है? शारीरिक पीड़ा का अनुभव होता है। ठीक इसी तरीके से जीवन में कोई भी एक अंग, जिसको मन कह रहे हैं, मन डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके प्रभाव में वृत्ति भी डिस्टर्ब हो जाता है, चित्त भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमको मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है, उसी को दुख बोलते हैं। बात पकड़ में आई? हो क्या रहा है? फाइनली जीवन में अव्यवस्था हो जा रहा है। जीवन में क्या हो जा रहा है? अव्यवस्था हो जा रहा है। उसी अव्यवस्था को हम नाम दे रहे हैं डिस्टर्ब्ड स्टेट। उसी अब दे रहे हैं हम लोग डिस्टर्ब्ड स्टेट। जैसे किसी ने गाली दे दिया, अब हमारा जीवन में व्यवस्था क्या हो गया? डिस्टर्ब, हलचल आ गया। हलचल आ गया थोड़ी देर तक अब हम जो है ना अंदर से परेशान है। कैसे उसने मेरे को बोल दिया, क्या कैसे कर दिया, खूब सोचने लगते हैं ना। ये हमारा डिस्टर्ब हो जाता है ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये डिस्टर्ब होता है तो इससे ये भी डिस्टर्ब हो जाता है, फिर ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे मेमोरी में बार बार वही आता है ना, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया। दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मतलब जीवन में एक तरीके का हलचल मच जाता है। क्या मच जाता है? हलचल। जितनी देर तक हलचल मचा हुआ है उतनी देर तक वो डिस्टर्ब स्टेट में है, और जो डिस्टर्ब स्टेट है उसको जो आप एक्सपीरियंस करते हो मानसिक पीड़ा के रूप में। जैसे जितनी देर तक हमारा भाव खराब रहा उतनी देर तक हमारा विचार भी खराब रहता है, हमारी स्मृति में भी गलत आता रहता है, उतनी देर तक हम डिस्टर्ब स्टेट में रहते हैं या नहीं रहते हैं? कितनी देर तक डिस्टर्ब स्टेट में रही दीदी? कुछ देर तक रही होंगी डिस्टर्ब स्टेट में। अब ठीक है, वो डिस्टर्ब स्टेट धीरे धीरे शांत हुआ तो अब ठीक लग रहा है। जब तक डिस्टर्ब स्टेट में है तब तक क्या है? परेशान है, दुखी है। जैसे अभी सिंपल से देख ले, सडनली आपको फोन आ जाए कि घर में कुछ दुर्घटना घट गई। अब यहां बैठ के सुन पाएंगे? जैसे ही पता चला आपका ये तीनों क्या हो गया? डिस्टर्ब्ड स्टेट में चला गया। क्या चला गया? डिस्टर्ब्ड स्टेट में चला गया। अब आप अंदर से परेशान है। तो दुख क्या है? जीवन में जब स्वभाव गति से भिन्न कोई एक डिस्टर्ब गति आ जाती, डिस्टर्ब स्टेट आ जाता है, उसको आवेशित स्थिति बोलते हैं। ऐसी स्थिति में जो वो संतुलन
खत्म हो जाता है, संतुलन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसको जो हम पीड़ा के रूप में अनुभव करते हैं वो मानसिक पीड़ा है। अब हम चाहते हैं कि मेरे दिमाग से वो सोच विचार निकल जाए, निकलता है क्या? अरे यार, हम सोचते हैं कि मेरे को इसके बारे में नहीं सोचूं, फिर बार बार वही विचार आता रहता है, बार बार वही विचार आता रहता है ना। क्यों आता है? हम विचार को क्या करना चाह रहे हैं, वो विचार ना आए, लेकिन वो विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि मन में डिस्टरबेंस हुआ है। हम कहां रोकने का कोशिश करते हैं? विचार में। कहां रोकने की कोशिश कर रहे हैं? विचार में रोकने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि उसके रूट में, मन में जो अभाव हो गया है, जो विरोध का भाव हो गया है, उस विरोध के भाव के कारण वृत्ति में निगेटिव विचार आते ही हैं, और उसके कारण जो चित्त में वो स्मृति पटल पे बारंबार वो आता रहता है। हम बार बार कोशिश करते हैं कि उसको भूल जाए। भूल जाए का मतलब हमारे दिमाग से वो निकल जाए, लेकिन निकलता नहीं है, लेकिन क्या होता है, मन में जो डिस्टरबेंस होता है, जो विरोध का भाव होता है, वो धीरे 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 ठंडा होता जाता है। धीरे 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 ठंडा होता है, विचार भी धीरे धीरे ठंडा होता है, चित्त भी धीरे धीरे ठंडा होता है, स्मृति पटल से धीरे धीरे वो जाता है। बात पकड़ में आ रही है? यही होता है कि नहीं होता है? वही जल्दी से हो जाए बात में बात, लेकिन पहले इसको तो पहचाने ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ भला बुरा कह दिया, क्या हो गया? आंदोलन। जीवन में आंदोलन। कुछ भला बुरा किसी ने जैसे कहा, हमारे जीवन में आंदोलन हो जाता है। कहां आंदोलन सबसे पहले होता है? सबसे पहला आंदोलन मन में हुआ। मन में आंदोलन सिर्फ मन तक रहा क्या? वो आंदोलन कहां तक गया? विचार में। फिर वो स्मृति पटल में, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, बार बार याद आता है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। वो घटनाएं बार बार स्मृति में आती हैं, बार बार स्मृति में आती हैं, बार बार नेगेटिव विचार आते हैं, और बार बार हमारे भाव खराब रहते हैं। लेकिन जीवन क्या निरंतर आवेशित रह सकता है? क्या जीवन निरंतर आवेशित रह सकता है? क्या होता है? धीरे 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 वो आवेश शांत होता है। तो जैसे जैसे मन में उस अभाव का जो पीड़ा है, वो धीरे 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 जैसे शांत होता है, वृत्ति के विचार भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, चित्त के वो स्मृति भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। कोई दुर्घटना घटती है, उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा कब रहता है? जिस क्षण घटित होता है, उस क्षण सबसे ज्यादा। कहीं मान लेते हैं झगड़ा हो गया, अभी कुछ इधर कुछ दिनों में किसी से झगड़ा हुआ ईमानदारी से? लास्ट झगड़ा कहीं कुछ मनमुटाव कुछ कभी हुआ? जब हुआ था उस समय क्या स्थिति हुई थी? हाँ? छोड़ के चले गए थे? अच्छा, लेकिन गया था क्या इतनी जल्दी? नहीं थे, हुए बात ठीक हो गया था। अभी लेटेस्ट इधर हाल फिलहाल की घटना, जहां पर किसी में ऐसा कुछ हुआ है, दुर्घटना घटी है, कुछ ऐसा आवेश आया, किसी ने कुछ बोल दिया, हम परेशान हो गए हैं, कोई शेयर करना चाहेंगे कोई ऐसी घटना का? किन्हीं के साथ हुआ हो, किसी के बॉस ने कुछ बोल दिया हो, किसी ट्रेन में चलते हुए किसी ने कुछ बोल दिया हो, बस में चलते हुए किसी ने बोल दिया हो, रोड पे चलते हुए किसी ने बोल दिया हो, गाड़ी को आकर के किसी ने ठोकर मार दिया हो, दिमाग खराब। हाँ या ना? गाड़ी को आके किसी ने ठोकर मार दिया हो, दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ या ना? कुछ ऐसा किसी का हुआ है? ऐसी कोई दुर्घटना? हाँ, आप शेयर करोगे? करो भाई, तब ना समझना पड़ेगा एक्चुअली में रूट क्या है। दुख वातावरण के दबाव में,
वातावरण के दबाव में मेरे में हलचल हो जा रहा है। ये हलचल ही दुख है। हो रहा है वातावरण के दबाव में, लेकिन हलचल हो कहां रहा है? कहां हलचल हो रहा है? मेरे में हो रहा है। वो जो हलचल हो रहा है वो मन में हलचल हो रहा है। मन में हलचल होने से वृत्ति में, वृत्ति में होने से चित्त में, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन ही दुख है। तो आप बताओ कोई घटना। एक मिनट, एक मिनट। माइक है? माइक कहां है? ये काम कर जी। हाँ, ये घटना ऐसी है कि घर में बहुत सारी सामानों का खरीदारी अक्सर मम्मी करती है। मम्मी ने बहुत मन से एक कप का सेट लाया था, बहुत सुंदर सा, कि अगर कोई बाहर से अगर कोई आता है तो इसमें हम उसको सर्व करेंगे, चाय वगैरह जो भी है। तो ऐसा हुआ कि उसको साफ करते करते मेरे से एक सेट टूट गया। मम्मी को हो गया बहुत ज्यादा गुस्सा, इतने पसंद से लाई थी मैं, सेट ही तोड़ दिया सा। तो फिर उससे मुझे, मतलब मेरे को जब ऐसा बोली, ऐसे जोर से चिल्ला के बोली, तो मुझे एकदम ऐसा लगा, मेरे को बोलते हो, हर चीज मेरे को बोलते हो, कब था टूट गया हाथ से छूट के। फिर ऐसा हो गया कि मैंने उनसे 2 दिन, लगभग 1 दिन या 2 दिन बात ही नहीं की। फिर ऐसा धीरे 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 थोड़ा, चलो कोई नहीं, बोल दिया, मम्मा है, कभी कभी बोल देती है, हो जाता है गुस्सा। फिर से धीरे धीरे शांत होते होते नेक्स्ट डे बात की मैं। नेक्स्ट डे बात है या नहीं है? अच्छा, मम्मा का भी धीरे धीरे हो गया ना, एक्सेप्ट कर लिया ना कि कब टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। जिस क्षण कब टूटा उस क्षण आवेशित, उसको स्वीकार किया ना फाइनली। अरे बिना कप के काम चल गया ना। अरे एक कप टूटने से क्या हो गया, है ना? अरे एक कप ही टूटा है, हम दूसरे का दिल क्यों तोड़ रहे हैं? बेटी ने तो कप तोड़ा, मां ने तो दिल तोड़ दिया। किसने ज्यादा बड़ा गुनाह किया? कप तोड़ना ज्यादा या दिल तोड़ देना? हम कप को महत्वपूर्ण मान लिए, हमने इस अपने बेटी का दिल तोड़ दिया। ये हमको नहीं समझ में आता। हमारे लिए भौतिकता प्रधान हो गया, संबंध गौण हो गया। हमारे लिए भौतिकता प्रधान हो गया, संबंध गौण हो गया। क्या बेटी ने जानबूझ करके तोड़ा? नहीं तोड़ा। क्यों आवेशित हो गए? हम भौतिकता को जितना प्रधान मानेंगे, संबंध उतना गौण होगा। हमारा सुखी दुखी होना कप के साथ है या बेटी के साथ जीने के साथ है? हमने किसको महत्वपूर्ण मान लिया? कप को मान लिया। तो कप से आसक्ति हो गई, तो उसके टूटने पर मेरे मन में आवेश आ गया। कप से आसक्ति थी। अभी जैसा कप के लिए है ना, बढ़िया आपको नई कपड़े, एकदम कल नया कपड़ा खरीदा, अभी चल रहे हैं, और कोई कुछ सामान लेके जा रहा है, बगल से ऐसा ऐसा लेके चला, कपड़ा फट गए। अब आपका क्या हालत होगा? ऑब्वियसली चिल्लाओगे, मम्मी ने भी तो वही किया, क्या गलत किया? प्यार से भी समझा सकते थे। और कोई आपको लगा जानबूझकर थोड़ी किया। अरे भौतिक चीज है, वो टूटेगा ही, आज नहीं तो कल टूटना ही है। हाँ या ना? टूटना ही है। कोई जानबूझ के तो नहीं तोड़ा। लेकिन वो टूटने से पहले कहां डिस्टरबेंस हुआ? उनके जीवन में आंदोलन हो गया। उनके जीवन में आंदोलन हुआ। अब वो आंदोलन हुआ, उनका भाव खराब हुआ। भाव खराब हुआ तो उन्होंने क्या किया? भाषा में व्यक्त कर दिया। अब उन्होंने जैसे ही भाषा में व्यक्त किया, आपका भाव खराब हो गया। भाव खराब हुआ तो विचार खराब हुए। विचार खराब हुए तो स्मृति उसकी बन गई खराब की, तो
जब तक ये भाव खराब है तब तक वो स्मृति काम कर रही है, तब तक हम बात नहीं करेंगे, तब तक हम बात नहीं करेंगे। हाँ है ना, हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो ये प्रभाव पड़ा था मन पर, उस विरोध का जो भाव आया था, वो विरोध का भाव धीरे 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 शांत होता है, फिर धीरे धीरे वो स्मृति से निकलता है। तो जैसे झटका देते हैं ना संबंधों में, जैसे हर आदमी देता है ना, कुछ कुछ जैसे ही हम बोलते हैं ना, कुछ कटु वचन जैसे ही बोलते हैं, जैसे ही कटु वचन बोलते हैं, यहां पर क्या होता है, आघात होता है, मन में आघात होता है। आघात होता है कि नहीं होता है? कोई कटु वचन बोल देता है तो मन में क्या हो जाता है, आघात होता है। आघात होने का मतलब विरोध का भाव बन जाता है। उसके दबाव में वृत्ति में निगेटिव विचार, चित्त में गलत स्मृतियां चालू हो जाती हैं और हम उतनी देर तक दुखी रहते। तब सुख क्या है? सुख क्या है कि बाहर से कोई भी आक्रमण हो, वो यहां पर डिस्टरबेंस ला ही नहीं सकता। स्टील का कवच, यदि शारीरिक में देखें कि स्टील का कवच है, आप मारते रहो तीर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टील का कवच पहना हुआ, आप तीर मारो, मेरे को भेदेगा क्या? नहीं। मेरे में ज्ञान का, समझ का एक कवच बन जाता है, वो मन को भेद ही नहीं पाता। क्या सुंदर बात है। ज्ञान का जीवन में जब ज्ञान होता है, चित्त में जब, अभी क्या कर रहे हैं, ये चित्त वृत्ति में ज्ञान की बात कर रहे हैं। जब चित्त वृत्ति में ज्ञान होता है तो वो मन को कवच के जैसा बना लेता है। अब बाहर से कोई कुछ भी बोले, वो इसके अंदर आ ही नहीं पाता। तो मन किसके नियंत्रण में आ गया है? इसके नियंत्रण में आ गया है। बाहर से कोई यहां डिस्टरबेंस लाने का कोशिश करेगा, ये उसको आने ही नहीं देगा। तो हमारे अंदर आंदोलन ही नहीं होगा, हमारे अंदर आंदोलन ही नहीं होगा, हमारे ऊपर वातावरण का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। मैं धीरे धीरे एक पहले इसको पूरा कर देता हूं अंकल जी। फिर अभी क्या है, ये हमारा वृत्ति और चित्त डेवलप है ही नहीं, डेवलप नहीं है। तो वृत्ति और चित्त के प्रभाव में मन नहीं है, चित्त और वृत्ति के प्रभाव में मन नहीं है। बाहर से जो भी प्रभाव आता है वो मन को डिस्टर्ब कर देता है, उससे चित्त वृत्ति डिस्टर्ब हो जाता है। ज्ञान होने से, समझदारी होने से, समझदारी कहां? चित्त में, वृत्ति में समझदारी होने से वो मन पर नियंत्रण पा लेता है। क्या पा लेता है? मन पर नियंत्रण पा लेता है। अब बाहर से कोई आघात आता है, चित्त वृत्ति मन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ रहता है, वो आघात आता ही नहीं है। मन में हमेशा ये विश्वास का भाव बना रहता है, मन में हमेशा विश्वास का भाव बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि मन चित्त वृत्ति के नियंत्रण में आ गया रहता है। मन में निर्विरोधिता बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि ये चित्त वृत्ति में वो ज्ञान हो गया रहता है। तो इस पे एक बाहरी आक्रमण का प्रभाव खत्म होने लगता है या कम होने लगता है। फिर इससे और ज्यादा बुद्धि विकसित होती है तो ये प्रभाव और कम हो जाता है, आत्मा के प्रभाव में आने से शून्य हो जाता है। जहां आत्मा क्रियाशील हो गया, आत्मा ज्ञान संपन्न हो गया, उसके प्रभाव में बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन जब आ गए, ऐसे मानव को, ऐसे जीवन को कोई भी बाहरी आक्रमण प्रभावित नहीं कर सकता। वो स्वतंत्रित हो गया। वो क्या हो गया? स्वतंत्रित हो गया, वो स्वनियंत्रित हो गया। वो क्या हो गया? स्वनियंत्रित हो गया, स्वतंत्रित हो गया। स्वयं से वो तंत्रित होने लगा। अभी कहां से तंत्रित हो जाता है? बाहर से आता है, बाहर से तंत्रित होने लगता है। तंत्रित का मतलब
उसके अनुसार चलने लगता है। ये जैसे जैसे मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त, चित्त से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा क्रियाशील होने लगता है, ये जीवन स्वतंत्रित हो जाता है। ऐसे स्वतंत्रित जीवन में बाहरी जो भी वातावरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें कभी डिस्टरबेंस नहीं आता है। ये हमेशा किस स्टेट में रहता है? नॉर्मल स्टेट में रहता है। ऐसा जीवन निश्चित आचरण के साथ जीता है। ऐसा जीवन निश्चित आचरण के साथ जीता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अभी हुआ क्या है? हमारा अभी बुद्धि और आत्मा क्रियाशील नहीं है। बुद्धि और आत्मा क्रियाशील नहीं है। चित्त वृत्ति भी आंशिक क्रियाशील है। इरिटेट क्यों हो जा रहे हैं? चित्त वृत्ति क्रियाशील नहीं हो रहा। चित्त वृत्ति में जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं है। अभी मैं आपके जीवन में कहां पर काम कर रहा हूं? अभी आपके जीवन में कहां पे काम कर रहा हूं? मन में नहीं काम कर रहा हूं, आपके चित्त वृत्ति पे काम कर रहा हूं। आप में विचार डाल रहा हूं ना, मन थोड़ी डाल रहा हूं। आप में जो सही विचार है उसको मैं डालने का कोशिश कर रहा हूं। आपकी स्मृति में सही चीज डालने का कोशिश कर रहा हूं। विचार सही डाल हो जाए, स्मृति सही की हो जाए, उसके अनुरूप मन उसके अनुसार काम करने लगेगा। तो जो आप बार बार बाहरी वातावरण के दबाव से दुखी होते हैं वो दुखी नहीं होंगे। ऐसा जीवन जो स्वतंत्रित हो जाएगा उसकी क्वालिटी क्या होगी? एक तो बाहर से वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और इतना ही नहीं, वो जब डिस्टर्ब नहीं होगा तो दूसरे के लिए क्या प्रयास करेगा? वो भी स्वतंत्रित हो जाए। उसको दिखेगा कि ये भी क्या हो गया है? डिस्टर्ब्ड हो गया है। वो कैसे स्वतंत्रित हो जाए, कैसे उसके चित्त वृत्ति बुद्धि आत्मा का विकास हो जाए, इसके लिए वो प्रयास करेगा। तो स्वयं स्थिर रहते हुए आप भी स्थिर हो जाओ, इसके लिए प्रयास करूंगा। यदि मैं स्वयं अस्थिर हूं तो मैं आपकी स्थिरता के लिए प्रयास नहीं कर सकता। कामना जरूर रहती है, स्वयं अस्थिर रहते हुए यह कामना रहती है कि सामने वाला स्थिर हो जाए, हम अस्थिर बने रहे। होगा क्या ऐसा? सुख क्या है? सुख क्या है जब वृत्ति के प्रभाव में मन आ जाए, चित्त के प्रभाव में वृत्ति आ जाए, बुद्धि के प्रभाव में चित्त आ जाए, आत्मा के प्रभाव में बुद्धि आ जाए। इसी स्थिति को जीवन में बोलते हैं सुख, शांति, संतोष, आनंद। कैसी स्थिति को सुख, शांति, संतोष, आनंद कहते हैं? जब आत्मा के प्रभाव में बुद्धि आ जाए, बुद्धि के प्रभाव में चित्त आ जाए, चित्त के प्रभाव में वृत्ति आ जाए, वृत्ति के प्रभाव में मन आ जाए। ऐसी स्थिति जो जीवन में बनती है वो है सुख, शांति, संतोष। ऐसी स्थिति जब बनती है वो निरंतर बने रहती है। बाहर से कोई भी हस्तक्षेप होने पर यह स्थिति नहीं बदलती। बाहर से कोई भी आक्रमण हो ही नहीं पाता है, यह स्थिति निरंतर बनी रहती है जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद की। क्या सुंदर स्थिति है जीवन में, क्या सुंदर स्थिति है जीवन में। तो मेरी अयोग्यता क्या है? बाहरी आक्रमण के कारण मुझ में जो हलचल हो जा रहा है वो मेरी अयोग्यता है, क्योंकि मेरा मन वृत्ति के प्रभाव में नहीं है, मेरा वृत्ति चित्त के प्रभाव में नहीं है, मेरा चित्त बुद्धि के प्रभाव में नहीं है, मेरा बुद्धि मेरे मन के प्रभाव में नहीं है। यही मेरी अयोग्यता है। तो वातावरण मुझे दुखी नहीं कर रहा, मैं खुद दुखी हो रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? हम हमेशा कारण किसको मानते रहते हैं? वातावरण को। क्या मानते रहते हैं? वातावरण को। लेकिन वातावरण के दबाव में कहां पर हलचल हो रहा है? मेरे जीवन में हो जा रहा है। यह मेरी अयोग्यता है, यह मेरे जीवन की अक्षमता है कि मेरा स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। इसीलिए मैं दुखी होता हूं।
तो सुखी होने का रास्ता क्या है? मेरे जीवन में सामंजस्य हो जाए, मेरे जीवन में क्या हो जाए? हार्मोनी हो जाए, मेरे जीवन में संगीतमयता हो जाए। क्या संगीतमयता हो जाए? आत्मा के प्रभाव में, बुद्धि बुद्धि के प्रभाव में, चित्त चित्त के प्रभाव में, वृत्ति वृत्ति के प्रभाव में मन हो जाए। ये जीवन में संगीतमयता हो गई। अब ऐसा जीवन स्वस्थ जीवन है, ये कभी दुखी नहीं होगा। ऐसा जीवन स्वस्थ जीवन है, ऐसे स्वस्थ जीवन को कभी दुख नहीं होगा। अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए ये सुखी हो गया, कभी दुखी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। यदि वो सुखी हो गया है अनंत काल के लिए, तो क्या वो दोबारा शरीर धारण करना चाहेगा? उसकी मर्जी, वो उपकार करना चाहेगा। ऐसे सुखी आदमी क्या करना चाहेंगे? सुख को बांटना चाहेंगे। उनको दिखेगा कि उसको, मानव को उसकी जरूरत है, वो शरीर धारण करके उपकार करेगा, दूसरों के सुख का स्रोत बनेगा, दूसरों के सुख का स्रोत बनेगा। ऐसे सुखी आदमी का क्या काम होता है? उपकार। उपकार क्या होता है? दूसरों को सुखी करना। कैसे सुखी करना? उनकी चेतना का विकास करा देना। कैसे सुखी करना? उनकी चेतना का विकास। कैसे चेतना का विकास? जैसे उनमें समस्त क्रियाएं जागृत हो गई, वैसे दूसरे की क्रियाओं को जागृत कर देना। मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा सभी को जागृत कर देना, यही उपकार है। तो समस्या मूल कहां है? मूल समस्या कहां है? ये जो बात हुई थी, हमारे दुख का मूल कारण क्या है? हमारे दुख का मूल कारण हमारा वातावरण नहीं है, हमारे दुख का मूल कारण है इस वातावरण से जो मेरे अंदर हलचल हो जा रहा है, जो आंदोलन हो जा रहा है, यही मेरे दुख का कारण है। आंदोलन होता है दीदी, बहुत होता है ना। ये किसकी अक्षमता है? तो दुख का कारण क्या है? मेरी अक्षमता ही मेरे दुख का कारण है। मेरे जीवन में जो अभी तक संतुलन नहीं आया है, जो असंतुलन की स्थिति है, यही मेरे दुख का कारण है। मेरे जीवन में जब संतुलन हो जाएगा, यही सुख है। ठीक लगता है? यदि मुझ में हर क्षण निर्विरोधिता बना रहेगा, क्या लगता है, हम सुखी होंगे या दुखी होंगे? क्या लगता है? किसी ने कुछ बोला, मेरे अंदर क्या है? निर्विरोधिता का भाव बना हुआ है, तो मैं सुखी होऊंगा कि दुखी होऊंगा? तो वृत्ति के प्रभाव में मन जब आएगा तभी, तो क्या बारंबार स्मरण करना है? जब भी बाहर वातावरण से हम पर प्रभाव आने लगे, तुरंत स्मरण करना है, मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? मेरे जीवन में हलचल होना शुरू हुआ है, इसीलिए मैं दुखी हो रहा हूं, ना कि वो मेरे दुख का कारण है। उसके जो भी है, उसके कार्यभार से फाइनली मेरे अंदर आंदोलन हो रहा है, यही आंदोलन ही मेरा दुख है। इस आंदोलन को ना होने देना। यह आंदोलन कैसे नहीं होगा? स्मरण करना कि मैं निर्विरोध रहूंगा तभी सुखी रहूंगा। मुझ में विरोध का भाव आएगा, मुझ में अविश्वास का भाव आएगा, तो मैं दुखी रहूंगा। तो इस जैसे स्मरण करेंगे कि निर्विरोधिता ही सुख है, तो मेरे अंदर धीरे 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 आंदोलन क्या होगा? शांत होगा। जैसे ही किसी जगह पर किसी आदमी से थोड़ा सा भी दुख आए, तुरंत स्मरण करना है, मुझ में विरोध का भाव आ गया है, यही मेरे दुख का कारण है। तुरंत स्मरण करना निर्विरोधिता का। किसका? निर्विरोधिता का। वो आदमी जानबूझकर गलती नहीं कर रहा है, वो आदमी ना समझी बस गलती कर रहा है। बट मैं क्यों ना समझी कर रहा हूं? मैं क्यों ना समझी कर रहा हूं? यदि मैं समझदार हूं, तो मेरे अंदर आंदोलन क्यों हो रहा है? तो उसकी नासमझी की जगह स्वयं की नासमझी की तरफ ध्यान देना। उसकी नासमझी की जगह स्वयं की नासमझी पर ध्यान देना। मेरे अंदर क्यों विरोध का भाव आ रहा है? यदि मेरे अंदर विरोध का भाव आ रहा है, मतलब मैं नासमझी कर रहा हूं। आ रही मेरी बात? यही मेरे दुख का कारण है। जैसे ही हम इस जगह पे पहुंचेंगे ना, फिर हमारा क्या होगा? हमारे अंदर जो है समझदारी हो जाए, हमारे अंदर निर्विरोधिता हो जाए, हम इसके लिए प्रयास करेंगे।
करके देखिए इसको, कल तक इसको अभ्यास करके देखिए, हाँ या ना? एक दूसरे की परीक्षा लेके देखिए। जी, वर्णन कीजिए। परिवार का ही किस्सा है। रिश्ते की बहू है, सगी बहू नहीं है। हमको थोड़ा सा उसके क्रियाकलापों से मतलब एक शक टाइप में भाव पैदा हुआ। वो जो कर रही है ये एक विवाहित बहू के लिए अच्छा नहीं है। और जिस लड़के के साथ उसका उठना बैठना था वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का कार्य करता था और मैं उसके पास पैसा फंसाया था। मेरा भी 5 लाख रुपए उसके पास फंसा हुआ था। बेड लक से गवर्नमेंट रूल आया दिसंबर जनवरी 25 में, अकाउंट उसका सीज हो गया। तो एक प्रकार से हमारा पैसा डूब गया। तो मेरा जो भाव था एक्चुअल में उस लड़के को डराना था ताकि वो लड़की उससे दूर हो जाए। मैं उसको बोला मैं तुम्हारे अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट करूंगा। वो लड़के ने उस बहू को बता दी और जो उस बहू ने मेरे को फोन में जो मेरे को जिस ये से मेरे को बता बोली, न तो मेरे उम्र का लिहाज की न रिश्ते का लिहाज की, बहुत मतलब बेहूदगी से बात की। मेरा भाव ये था कि उस लड़के को थोड़ा सा डरा के उन दोनों के संबंध में जो मेरे मन में जो शक का भाव है उसको तौलना भी था और संबंध को ठीक करना था ताकि समाज में उसकी इज्जत बनी रहे। लेकिन लड़का ने उस लड़की को बता दिया तो वो मेरे से बहुत बुरी तरह रिएक्ट किए और मैंने पुलिस कंप्लेंट डाल दिया उस लड़के के अगेंस्ट में। भाई मेरा इतना पैसा वो ही है, खा गया, दबा गया। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि मैंने गलत किया है या सही किया है। ऐसे कर्म जिसके फल परिणाम में मैं दुखी हुआ, सामने वाला दुखी हुआ, ऐसे कर्म को सही माना जाए या गलत माना जाए? आप बताएं। अरे सिंपल सी बात है, हम जिस कर्म को करके दुखी हो रहे हैं वो कर्म सही होगा या गलत होगा? ऐसे कर्म जिसको करके हम दुखी होते हैं वो कर्म सही हुआ या गलत हुआ? यदि दुखी हुए हैं इसका मतलब जागृत नहीं है, भ्रमित है। तो एक सूत्र है, भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र, भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र, फल भोगते समय परतंत्र है। भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र है, फल भोगते समय परतंत्र है। कर्म तो कर देता है वो, आप उसको छोड़िए ना। भाई एक आदमी जा करके किसी का हत्या कर देता है, कर्म करते समय तो वो क्या कर दिया। फल भोगने की बारी आती है तो पता चला पूरी जिंदगी वो सेल में सड़ता रहता है। क्या वो करता है कि हमने अच्छा किया? लेकिन वो जो कर्म कर रहा था, कर्म करते समय तो उसको ये ध्यान नहीं था। जब फल भोगने की बारी आई तो ऐसे कर्म जिसके फल परिणाम मेरी आशा के अनुरूप नहीं आते हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं कि मैं भ्रमित मानव हूं। ऐसे कर्म जिसको मैं करता हूं, जिसके फल परिणाम मेरी आशा के अनुरूप नहीं आते हैं, जिसके कारण मैं दुखी होता हूं, ये क्या इंडिकेट करता है कि मैं जागृत मानव हूं या भ्रमित मानव हूं? देखिए यदि सही होता ना, आप में शंका ही नहीं होती। यदि कोई चीज सही आपको पता है तो शंका ही नहीं होती।
आपका ये प्रश्न ही नहीं बनता कि मैंने सही किया या गलत किया। सही किया या गलत किया इसका मतलब आपको अभी भी ठीक ठीक पता नहीं है कि ये सही था या गलत था। नहीं नहीं, आपका जो प्रश्न बना हुआ है ना, जिज्ञासा बना हुआ है ना कि ये मैंने सही किया या गलत किया, इसका मतलब आपको पूरा पक्का पता नहीं है कि सही ही किया ना। सही ही किया होता तो आपका प्रश्न ही नहीं बनता। क्यों प्रश्न बनता? अभी प्रश्न बनता क्या? इसका मतलब खुद भी हम पूरी तरीके से निश्चित नहीं कर पाए हैं कि यह सही हुआ या गलत हुआ, मैंने सही किया या गलत किया, है या नहीं है। कुल मिलाकर के ऐसे कर्म जिससे मैं स्वयं भी सुखी हूं, सामने वाले को भी सुखी कर पाऊं, वही कर्म जो है क्या होगा? सही होगा। जी जी हाँ जी, माइक ले लेंगे, सब लोग सुन लेंगे। अभी अभी फिर से, हाँ, बाकी जो प्रश्न है, जो शंका वाली जो बात है या जो भी है, कुदृष्टि जो भी है, उसको हटा दें। उसको हटाने के बाद सिर्फ पैसे वाली जो बात है, वो जिसने 5 लाख रुपए उसने डाला एक व्यवसाय के रूप में, है ना, क्या उसके लिए वो डूब गया ऐसा मान रहा है वो, तो उसके प्रति क्लेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये अब अभी यही फिर से हम कहां चले जाते हैं, कोई एक घटना को सही गलत हम करने जा रहे हैं। मैं उसके मूल में नियम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप घटनाओं को बताइए सही है गलत है। हाँ, जबकि मूल में नियम को पकड़ने की जरूरत है। नियम पकड़ में आएगा, घटनाएं पकड़ में आने लगेंगी। मूल में नियम क्या है? यदि मुझ में निर्विरोधिता का भाव है तो मैं सुखी होता हूं और समाधान उपलब्ध करा पाता हूं। यदि मुझ में निर्विरोधिता का भाव है तो मैं पहले तो स्वयं सुखी होता हूं, मैं दुखी नहीं होता हूं, और ऐसा निर्विरोध रहते हुए ही मैं दूसरों को समाधान उपलब्ध करा पाता हूं। यदि स्वयं में विरोध का भाव आ गया तो मैं किसी भी समस्या का समाधान तो उपलब्ध नहीं करा सकता। विरोध के भाव से कौन सा समस्या का समाधान उपलब्ध हो जाएगा? हो जाएगा क्या? तो महत्वपूर्ण भाग है सबसे पहला, स्वयं को जांचना, मुझ में विरोध का भाव है या मुझ में निर्विरोधिता है। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम। यदि विरोध का भाव आ गया है, बाहर समस्या को छोड़ करके पहले अपने अंदर जो समस्या है उस पर काम करना चाहिए। स्वयं में विरोध का भाव यदि आ गया है तो सबसे पहला काम कहां करना है? स्वयं के ऊपर काम करना है। स्वयं निर्विरोध होने के लिए पहले काम करना है, तब बाहर समाधान के लिए काम करना है। हम क्या करते हैं, उस विरोध के भाव में जैसे ही आते हैं, विरोध के भाव में आते हैं, तो उस विरोध के साथ जो हम समस्या का समाधान करने जाते हैं, हम उस समस्या को और उलझा देते हैं। उस समस्या को और उलझा देते हैं। सुलझाने की जगह क्या कर देते हैं? उलझा देते हैं। आपने उधर फोन किया, उन्होंने इधर फोन किया, उधर से आपको आप में आवेश आया, जाकर के आपने आवेश में कर दिया, आवेश में जाके कर दिया। यदि वो फोन नहीं किए होते तो आप किस नहीं करते। वो फोन क्यों नहीं करते? यदि उसको वो लड़के ने नहीं बोला होता, लड़के ने क्यों नहीं बोला होता? यदि आपने नहीं बोला होता। आपका कर्म वापस आपके पास आ गया। आपने जो सुलझाने की कोशिश की, जो सुलझाने की जगह जो आपने उलझन बनाया, वो उलझन घूम करके वापस आप ही के पास आ गया। तो जब हम खुद समस्याग्रस्त हो जाते हैं, हम दूसरों को तो समाधान उपलब्ध नहीं करा सकते। ठीक है दीदी, खुद समस्याग्रस्त यदि हैं, हम किसको समाधान उपलब्ध कराएंगे? खुद में निगेटिव हो चुके हैं, हम दूसरों को कहां से पॉजिटिव बना पाएंगे?
खुद ही निगेटिव हो चुके हैं ना, हम दूसरों को पॉजिटिव कैसे कर पाएंगे? यदि खुद ही निगेटिव हो चुके हैं, हम दूसरों को पॉजिटिव कर सकते हैं क्या? तो हम सभी खुद समस्याग्रस्त हो करके दूसरे को समाधान देने में लगे, और जहां समाधान देने जाते हैं उसको समाधान की जगह और समस्याग्रस्त कर देते, और समस्याग्रस्त कर देते। पत्नी को कुछ समझाना चाह रहे हैं, किसी और ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन खुद विरोध में आ गए, खुद विरोध में आ गए। जैसे ही विरोध में आ गए, खुद समस्याग्रस्त हो गए। तो जो पत्नी की समस्या को सॉल्व करने की जगह पत्नी की समस्या को और बढ़ा दिया, पत्नी की समस्या को और बढ़ा दिया। पत्नी पति की समस्या से समस्याग्रस्त होकर के उसको समाधानित करने गई, वो समस्या जो पति की थी उसको और बढ़ा दिया। अब दोनों में बैठ करके उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तीसरे के पास जाना पड़ता है। क्यों? दोनों ने आपस की समस्याओं को इतना बढ़ा दिया है, इतना उलझा दिया है, अब वो हिम्मत ही नहीं हो रही कि हम सुलझा पाएंगे, इसलिए तीसरे की जरूरत पड़ती है। क्या ठीक लगता है? क्या ये ठीक लगता है? हम खुद समस्याग्रस्त रह करके कौन सी समस्या का समाधान करेंगे? ये ठीक है? ये ठीक है? मम्मी मंदिर जाने के लिए बोल रही है, उससे हम खुद ही आवेशित हो गए, हम कौन सी समस्या का समाधान सहायता कर पाए, या उस समस्या को हमने और उलझा लिया या सुलझाया? क्यों उलझा लिया? खुद समस्याग्रस्त हो गए, खुद समस्याग्रस्त हो गए, इसलिए उस समस्या को और उलझा दिया। यही है हमारी आपस के ताने बाने। बॉस ने कोई समस्या किया, आप निगेटिव होकर के विरोध में आकर के आपने उस समस्या को और उलझाया या सुलझा दिया? उलझा ही दिया है ना। हम कारण मानेंगे उन्होंने उलझाया, ठीक है, उन्होंने उलझाया। जब वो उलझन मेरे पास आई तो मैंने उसको सुलझाया या और ज्यादा उलझा दिया? और ज्यादा उलझा दिया। हमने उलझा करके जब उनके पास वापस दिया, उन्होंने उस गुत्थी को क्या किया? वापस अपनी नासमझी से और उलझा दिया। कई बार इतना उलझन हो जाता है कि हमको धागा तोड़ना पड़ता है। कई बार धागा ऐसा उलझा हुआ रहता है ना, कोशिश करते हैं, कोशिश करने के क्रम में पता चला इतना ज्यादा उलझा दिया, तब क्या करो? धागा को तोड़ दो, धागा टूट जाएगा। किसी दिन धागा टूट जाएगा, संबंध टूट जाएगा। यही होगा, संबंध टूट रहा है, हो गया ना। तो क्यों हुआ? जो समस्या को सॉल्व करना गए वो तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं ना। आपने अपनी समझ से समस्या का समाधान करने गए, वो हुआ नहीं, उल्टा और उलझ गया। जितना था उससे ज्यादा उलझ गया, जितना समस्या था उससे ज्यादा उलझ गया। क्यों उलझ गया? क्योंकि खुद हम विरोध में आ गए थे, खुद हम विरोध में आ गए थे। उस विरोध में आने से स्वयं आवेशित हो गए, स्वयं आवेशित होने से समस्याग्रस्त हो गए, तो हम उसको सुलझा नहीं पाते हैं, उलझा ही देते हैं। अनेकों उदाहरण है। ये ठीक है? पिताजी जो भी चाहते हैं और आप यदि विरोध में आ जाएं, तो वो जो समस्या है उस समस्या को आप सुलझाएंगे या और उलझा देंगे? क्या किए हैं? समस्या को सुलझाया है कि और उलझा दिया है? और उलझा दिया है ना। अब लगता है कि नहीं सुलझने वाला है ना, है? वो धीरे धीरे उलझा दिए तो सब इतना उलझन होने का सॉल्व नहीं होता, क्या करेगा? तोड़ना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन ये पहला तो बोल रहे हैं
कि हमको हमेशा स्मरण पहले अपने मानसिकता से उस विरोध के भाव को हटाना पड़ेगा। मैं खुद भी जो अभ्यास करता हूं, कहीं पर भी संबंध में किसी के साथ भी कुछ हो गया है गड़बड़, सबसे पहला काम स्वयं में करता हूं। अपने मन में जो विरोध का भाव आया है, पहले उसको सॉल्व करने का काम करता हूं, स्वयं निर्विरोध होने का काम करता हूं, तभी आगे संबंध में जिनके साथ हुआ है उनके साथ आगे काम करता हूं। मैं आज के दिन जो भी अभ्यास करता हूं, सबसे पहला काम मैं खुद पर करता हूं, स्वयं निर्विरोध होने का अभ्यास करता हूं। यदि स्वयं निर्विरोध नहीं हुआ तो विरोध की मानसिकता से हम कोई समाधान उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। जिस भाषा, जिस टोन से हम बोलने जाएंगे ना, वो मामला और बिगड़ जाएगा। विरोध के भाव आने से हम जिस भाषा टोन में बोलने जाएंगे, वो मामला और बिगड़ जाता है। कितने लोगों ने ऐसे समस्याओं को और उलझाया हुआ है। पहले जितना उलझा हुआ समस्या आपके पास आया, उसने आपने विरोध के भाव में आकर के ऐसे भाषा टोन के माध्यम से उस समस्या को और ज्यादा उलझाया है। ठीक से हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को ध्यान में आ रहा है? आ रहा है ध्यान में। हम सभी एक ही गलती कर रहे हैं। अब क्या करना है? पहले सामने वाले पे काम करना है या पहले खुद पे काम करना है? पहले खुद पे काम करना है। कोई बाहर उलझन नहीं है, जो भी उलझन है वो स्वयं के अंदर है। स्वयं के अंदर मामला सुलझा, बाहर मामला सुलझ गया। जी भाई, ये ठीक है अंकल? ऐसा ही होता है आंटी? आप लोग क्या, आप लोग का एक्सपीरियंस संबंध में ऐसे ही मामला उलझता है? हम खुद विरोध के भाव में आते हैं तो जो समस्या है उस समस्या को सुलझाने की जगह हम और उलझा देते हैं, और इतना ज्यादा कई बार उलझा देते हैं, अब लगता है यार अब तो सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। लगता है कि पहले यदि थोड़ा सा दिमाग रहता तो ठीक कर देते, अब तो इतना ज्यादा उलझा दिया है कि अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। जी, एक बार हम, पिछले महीने की बात है, हम पांचों सहेलियां इकट्ठा हुई, तो हम उसमें से हम दोनों ने जो भी कुछ किया मिलके, तो वो मेरी एक सहेली को बुरा लग गया। फिर भी उसके बाद जो था, हम साथ में बैठे, गपशप जो भी कुछ था वो सब हुआ। हम अपने अपने घर चले गए और हम दोनों सहेलियां जिसके घर गई हुई थी उसके घर रुके थे। बाकी 5 में से वो दोनों घर चले गए थे। जो घर गए थे उसमें से एक को हम दोनों ने जो भी कुछ किया वो बुरा लगा, ठीक है। और जो मेरे साथ रुकी हुई सहेली थी वो भी चली गई। तो जिसको बुरा लगा उसने, मैं जिसके घर रुकी हुई थी वो सहेली को कॉल किया और उसका फोन स्पीकर पे था। उसने उन दोनों का जो भी बात हुआ, उसने हम दोनों के बारे में नेगेटिव ही बोला, जो भी बोला। तो मैंने वो सुना, खुद सुना, ठीक है। फिर मैं भी मेरे घर चली गई। फिर मैंने मम्मी को आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। तो वो एक पूरा दिन चला गया। फिर जो मेरी एक फ्रेंड थी जो मीटिंग के लिए मैं चली गई थी, जो मेरे साथ रुकी हुई थी, तो मैंने उसको सिर्फ इतना ही बोला कि भाई ऐसे ऐसे है करके, तो उसने हमारे बारे में ऐसे ऐसे बोला है, ठीक है। तो ये आवेशित हो गई, जबकि सुना मैंने था, जो भी रियल था हमारे बारे में, जो भी नेगेटिव बात हुई थी वो सुना मैंने था, ठीक है। मैं तो शांत हो गई, मम्मी को बोल के मेरा आवेश मैंने वहां खत्म कर दिया। लेकिन ये दूसरी आवेशित हो गई और उसने ये फोन घुमा घुमा के वो बात को पूरा बिगाड़ दिया। और अभी बात ऐसे हो गई है कि वो सहेली मेरे कांटेक्ट से दूर हो गई, जबकि मैंने वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश भी की। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए? वही संभालने की कोशिश की। हमको ये नहीं पता था कि जिसको हम बता रहे हैं वो मामला उलझा सकते। ये हमसे चूक हुई ना, ये हमसे चूक हुई कि हमको क्या था कि कहीं पर ऐसा नहीं करना था कि मामला और उलझ जाए। हमको पता चला चुपचाप शांत हो जाना था, पचा लेना था। हम पचा नहीं पाए, इसीलिए हमको दूसरों के साथ शेयर करना पड़ा। शेयर क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम उसको नहीं पचा पाए। लोग हंस रहे हैं, क्यों? सही में ऐसा ही होता है। हाँ, ये घर घर की कहानी है, सबका है। हम नहीं पचा पाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो आज नहीं तो कल दूसरे को पता चल ही जाता है।
आप कितना भी मना करते रहिए, आप जैसे नहीं पचा पाए, है ना, आप कितना भी मना करें वो भी नहीं पचा पाएंगे। अब स्त्रियां पचा नहीं पाती है, उस पर बाद में आते हैं। स्त्री वो बोलते हैं कि स्त्रियों को कुछ मत बताया कर, उनके पेट में कोई बात नहीं पचती है। अभी वो टीवी में जितने भी षड्यंत्र दिखाते हैं ना, सब महिलाएं ही करती हुई दिखती है, पुरुष नहीं षड्यंत्र करते हुए दिखते हैं। पुरुष तो मोहरा बनते हैं सारे। अभी सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई हैं, क्या पता, जैसे देखिए ना कि एकदम सही बात है, हर स्त्री के चेहरे पे मुस्कान आ गया। अरे वाह, अब आए ना गेंद मेरे पाले में। हाँ, अब जी। भैया, मेरा सवाल था कि जैसे हम लोग 6 बहनें रहते हैं सफर शहर में, तो हमारा प्रतिदिन का अभ्यास रहता है कि हम अपने जो गुस्सा है अपने अंदर कुछ भी उसको नियंत्रण करके रखें, थोड़ा सोचने समझने का कोशिश करें। तो लेकिन ऐसा होता है कि जिस समय गुस्सा आता है उस समय हमारा ध्यान नहीं रहता, बस वही है। और जैसे ही वो बात खत्म हो जाती तब ध्यान आता है कि नहीं, मुझे इस समय ऐसा करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? हम अभ्यास करते हैं कि उस समय पर हमारा ध्यान जाए, लेकिन उस समय पर नहीं जाता है, हमारा वे गलत हो जाता है या हम आवेशित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? भ्रमित आदमी का यही पहचान है, जब वो कर्म कर देता है उसके बाद उसको होश आता है कि ये कर्म ठीक नहीं किया। ऐसे अभी आपको वो रिकॉल हो रहा है ना, वो सारा चीज उस समय नहीं ना रिकॉल हुआ। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये क्या होता है ना, मैं बोलता हूं अपने, देखो तुमको अपना मान के बता रहा हूं, किसी को बताना मत। हम क्या बोलते हैं, तुमको अपना मान के बता रहा हूं, किसी को बताना मत, ठीक है, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है, उसको भी तो किसी पर विश्वास है, उसको भी तो किसी पर विश्वास है, तो वो भी यही बोलेगा। उसको उस पर विश्वास नहीं है जितना मुझ पे। आपको लगता है। अभी हम लोगों की कहानी क्या है, तुमको अपना मान के बता रहा हूं, किसी को बताना नहीं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कहीं तक ना जाए, जिसको अपना मान रहे वहीं तक जाए। वो भी यही चाहता है कि जिसको अपना मानता है वो उसको। अब ऐसा घूमते 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 किसी एक के पास जाता है जो मुझे वापस फिर से अपना मानता है, तो वही चीज मुझे फिर से वही बताता है, अरे यार ये मेरे को ही, ये चक्र जो है वापस घूम के मेरे पास आ ही जाता है। आप जिसको बोलते हो ना, देखिए मैं आपकी चुगली आपके दोस्त के पास जाके कहूंगा, मान लेता हूं कर दिया, ठीक है, और उसको बोल दूंगा कि देखो आपको अपना मान के बताया, इसको नहीं बताना, ठीक है, बात गई खत्म। दूसरे दिन आप मिले, है ना, और आपने मुझे नमस्ते नहीं किया, मान लेते, मेरे दिमाग में खटकेगा, लगता है बता दी है, लगता है बता दी है। हम ऐसे कर्म जो करते हैं उससे हम खुद ही भयभीत रहते हैं। हम ऐसे जो कर्म करते हैं उससे हम खुद ही भयभीत रहते हैं। यदि मैं चाहता हूं कि वो आपको पता ना चले तो मैं उसको बता ही क्यों रहा हूं। मैं यदि ये चाहता हूं कि आपको पता ना चले तो आपकी सहेली को मैं बताऊंगा ही नहीं। क्यों बताऊंगा? उसको बताने से क्या फायदा हुआ? किस उद्देश्य से उसको बताया? अपना दुख हल्का करने के लिए, इतने के लिए ना। अपना दुख हल्का करने के लिए जो किया उसके फलन में और ज्यादा दुख आ गया। अपना दुख हल्का करने के लिए किया, बदले में उससे ज्यादा दुख मिल गया। मिला ना? दुख हल्का करने के लिए बताया, उसके बदले में इतना बड़ा दुख मिल गया कि अभी तक याद है। अभी तक याद है वो दुख, अभी तक वो दुख बना हुआ है, वो पीड़ा बनी हुई है। अभी लगता है शायद नहीं बताता तो बेहतर था, शायद नहीं बताता तो बेहतर था। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डाइजेस्ट नहीं होता है, जो ये दीदी बोल रही है ना,
महिलाओं को डाइजेस्ट नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं एक दो को बता करके ही जो है उनका वो डाइजेशन होता है, नहीं तो इनडाइजेशन जैसा बना रहता है, एकदम इनडाइजेशन। आपसे डाइजेस्ट होता है क्या? हर चीज पति को बताते हैं, और पति पता नहीं किसी और को बता देते होंगे। वो होता ही है। ये कुल मिलाकर के हमारे अंदर जो आवेश आ जाता है, चाहे वो भाव के रूप में हो, विचार के रूप में हो, जब तक हम इसको किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं, हमारा वो आवेश ठंडा नहीं होता है। हमारा आवेश ठंडा नहीं होता है। हम उसको बता तो देते हैं, फिर बाद में पछताते रहते हैं, कहीं उसने उसको बता दिया तो, उसको बता दिया तो, उसको बता दिया तो। हाँ है ना? ये घर में यही है, पूरे घर में यही। मेरी मम्मी शादी के बाद मेरी वाइफ को कुछ कुछ बोलती थी, वाइफ आके मुझे बता देती थी, फिर जाके मैं मम्मी से झगड़ा करता था, क्यों बताया? अब मम्मी फिर से जाके बोले, तुमको मैंने बोला, तुमने उसको क्यों बताया? वो भी आके पत्नी मेरे को बता दे, फिर पूरा मामला उलझ गया। हाँ, होता है ना, ऐसा होता है ना। सास आके बताती होगी, है ना, और फिर वो आपसे नाराज हो जाती है, यार मैंने जो इसको बोला उसने उसको क्यों बताया। ये सास की तरफ से चूक है। क्यों घर में इस तरीके का संदेह का माहौल पैदा करना? क्यों घर में इस तरीके का अविश्वास का माहौल पैदा करना? ऐसी बात को क्यों आपको बोलना जो ये उनको लगता है इन तक ना पहुंचे? क्यों ऐसी बात आपको बोलना? भाई सास को ऐसी बात क्यों बोलना है बहू से जो वो चाहती है कि उनके बेटे तक ना पहुंचे? क्यों? फिर बाद में बोलेंगे, मैंने तो तुमको अपना बेटी मान करके बोला और तुमने धोखा दे दिया। बड़ा सारा ये सब ड्रामाबाजी, बेटी मान के बोला, ऐसा वैसा। अरे बेटा था, उसको सीधा बोल देते हैं। यहां मानना पड़ रहा है, वो तो पहले से बेटा है। अरे बेटा पहले से है ना, यहां मानना पड़ रहा है, वो तो पहले से, सीधा उसको बोल दो ना, क्यों नहीं बोल रहे? ये सब सारा घर में हम इस तरीके का, जिसको हीनता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हीनता। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हीनता। हीनता मतलब विश्वासघात। हीनता मतलब विश्वासघात। ये जो बोल रहे हैं ना, विश्वासघात को। अब क्या विश्वासघात हुआ? क्या विश्वासघात हुआ? सास ने आपको कहा, है ना, आपने पति को कहा, पति को लगा कि मां ने विश्वासघात किया। पति को लगा कि यार सीधा मेरे को बोलना था, पत्नी को क्यों बोला? तो पति को लगा कि विश्वासघात हुआ उसके साथ। भाई पति को लगेगा ना, क्या चीज का? भाई मां को ये चीज पत्नी को बताने की क्या जरूरत थी, मेरे को सीधा बताती। वो विश्वासघात हुआ तो बेटे को खराब लगा, बेटा जाके सीधा बोल दिया मां को। अब मां को लगा कि विश्वासघात हुआ। किसने विश्वासघात किया? बहू ने विश्वासघात किया। अरे यार, पूरा ये चक्र ताना बाना विश्वासघात का घर में हो जाता है। पूरा ताना बाना है। पूरे ऑफिस में भी यही काम चलता है, पूरे गांव में यही माहौल रहता है। इसके यहां बैठो उसकी शिकायत, वहां बैठो उसकी शिकायत, वहां बैठो इसकी शिकायत। ऐसा घर में भी चलता रहता है, ऑफिस में भी चलता होगा। दो लोग बैठेंगे, तीसरे की शिकायत। हाँ, ऑफिस में तो सबसे ज्यादा होता है, मैनेजर को लेकर के। लेकिन जिसके सामने आप शिकायत कर रहे हैं ना, वो जाके बता भी देता है। वो जाके बता भी देता है। क्यों बता देता है? मैनेजर से थोड़ा लगाओ, जिसको बोलते हैं ना चापलूस, है ना, तो मैनेजर उस पर ज्यादा कृपा करेगा। क्यों? प्रमोशन ज्यादा मिलेगा उसको। ऐसा ही ये घर में भी हमने हीनता का वातावरण बना लिया है। सास मैनेजर है
और ससुर क्या है? सास की चलती है, आपकी नहीं चलती। आप ससुर बन गए कि नहीं? अभी नहीं बने हैं। ससुर राष्ट्रपति, अच्छा, और सास प्रधानमंत्री है, ऐसा अभी? हाँ? अच्छा, ये बस एक जो है देखने के लिए है, ये राष्ट्रपति। देखिए, यही जो है, ये जो हीनता है, चुगली है, ये सब छल कपट है ना? अब उसका दूसरा एक एक्सट्रीम क्या? हम बहुत ट्रांसपेरेंट है, कुछ नहीं छुपाते हैं। आपने कुछ बुरा किया है, सीधा आपके मुंह पर जाके बोल दिया, है ना? अभी वो बोल रहे थे ना, मैनेजर को मैं सीधा बोल देता था, आप ही ना? ट्रांसपेरेंट बनने गए, वहां भी पिट गए। छल कपट करने गए, वहां भी पिट गए। जीने की कला ही नहीं आई है। कैसे संतुलन बनाया जाए? छल कपट करके भी नहीं जिया जा रहा है, ऐसा विरोध करके। ट्रांसपेरेंट तो हुए, लेकिन किस विधि से हुए? विरोध से। विरोध के भाव में आकर के जाके बोल दिया बॉस को, हो गया। उसको विरोध का भाव कम्युनिकेट हुआ, वो आपसे ज्यादा पद में है, उसमें भी विरोध का भाव आ गया, बदला लेगा। कोई गलत नहीं किया उसने गलत नहीं किया, आपके विरोध के कारण उसमें विरोध का भाव आ गया, बस इतना ही हुआ। आप में निर्विरोधिता रहती, उसमें भी निर्विरोधिता रहता। ये बात पकड़ में आ रही है? हमारे में विरोध का जो भाव आया, उसका जो भी, उस विरोध के भाव से हमने जो भी कार्य किया, उस कार्य का फल परिणाम वापस मुझे मिला। ठीक है ये? अभी और कुछ है इसमें? ये देख लिया जीवन में सुख की स्थिति क्या है? किसका? अब जीवन में समझदारी नहीं है, ना समझी है। शरीर छोड़ने के बाद कौन सा वो समझदार हो जाएगा? हाँ या ना? उसी स्थिति में रहेगा। अभी जैसे एक शरीर यात्रा में क्या है, मैं जिन जिन लोगों से दुखी हूं, वो शरीर छूटने के बाद वो सारी स्मृतियां चली जाएंगी। वापस फिर से शरीर लूंगा, फिर से कुछ लोग ऐसे बना लूंगा जिन लोगों से पूरी जिंदगी दुखी रहूंगा। दुख पक्का है। यही है कि हर एक शरीर यात्रा में ऐसे दूसरे नए लोग बनाऊंगा जिनसे मैं दुखी रहूंगा। तो दुख तो पक्का है, स्मृति चली जाएगी, लेकिन क्या नहीं जाएगा? दुख नहीं जाएगा। इस शरीर यात्रा में हो सकता है कि मुझे अपने मां बाप से बहुत दुख हो, शरीर यात्रा खत्म, स्मृति चली गई, अगले शरीर यात्रा उस पुराने मां बाप का कोई दुख नहीं है, लेकिन इस शरीर यात्रा में फिर से मुझे अपने नए मां बाप से दुख हो जाएगा। अब उसके साथ पूरी जिंदगी जीऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझ में विरोध की प्रवृत्ति निरंतर बनी हुई है। तो वो नहीं तो कोई और उसके प्रति विरोध का भाव आ ही जाएगा। मेरे मित्र हैं, उनमें जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, मैं उनको यही समझ, वो बोलते हैं पुराने प्रारब्ध को झेल रहा हूं। हमने कहा यदि इस बार अच्छे ढंग से समझदार नहीं हुए, अगले जन्म में भी झेलोगे, वो खत्म नहीं होगा। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है हमारा ना समझी। हमारा प्रारब्ध कोई कर्म किया है, उसके फल में इस जन्म में दुख भोग रहे हैं, ऐसा नहीं है।
हम क्या मानते हैं, इस जन्म में क्यों ऐसी पत्नी मिली है, पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किया था, इस कारण से इस जन्म को झेल लेंगे, अगले जन्म में नहीं होगा। हर जन्म में होगा यदि वो ना समझी है। हमारा प्रारब्ध क्या चीज है, ना समझी ही हमारा प्रारब्ध है। वो हमारे साथ जाएगा जब तक हमें ना समझी है, हम दुखी होते रहेंगे। और कारण क्या मानते रहेंगे, किसी के साथ कुछ गलत किया था, किसी ने कुछ हमारे साथ गलत किया है, वो सब के चक्कर में ये सब हो रहा है। जबकि मूल प्रारब्ध क्या चीज का है, क्या है प्रारब्ध हमारा, ना समझी हमारा प्रारब्ध है। ना समझी हमारा साथ हर शरीर यात्रा में कैरी होता है। जैसे ही समझदार होते हैं, अरे याद रहे तो कितने शरीर यात्राओं में इतने लोगों से दुखी हुआ हो, बच्चा बचपन जन्म लेगा, क्या हुआ, पिछले जन्म के जो है ना वो मेरी पत्नी थी, मेरे को आज तक दुखी कर रही है। अरे यार जन्म लिया है, अब तो खुश रहो, पिछले जन्म की पत्नी गई यार। याद रहे प्रकृति में देखिए कैसी व्यवस्था है, हर बार फॉर्मेट होकर के नए ढंग से स्टार्ट करता है। स्मृति का कनेक्शन ब्रेन के साथ है। जो स्मृति बनती है ब्रेन के साथ बनती है जीवन में, लेकिन वो ब्रेन के साथ रहता है। ये ब्रेन खत्म हुआ, वो स्मृति खत्म हो जाती है, वापस नए ब्रेन के साथ फिर से नई स्मृतियां बनती है। ये प्रकृति में व्यवस्था है। यदि नहीं हो, आज से कितने जन्म लिए और कितने लोगों ने मेरे को जो दुख पहुंचाया हुआ है, फिर तो मैं परेशान हो जाऊंगा। आज से 1000 साल पहले किसी युद्ध में किसी सैनिक ने मेरे को मार डाला था, वो भी मेरे को याद है, और उस सैनिक को ढूंढ रहा हूं, कहां जन्म लिया है, वो कहां जन्म लिया है। 500 साल पहले किसी ने मेरा जो है किसी ने मेरे को छुरा मारा था, अब ढूंढ रहा हूं वो कहां जन्म लिया है। अब ये लीजिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यदि याद रहेगा तो। इस जन्म में तो ढूंढते ही है ना, इस जन्म में तो बदला लेते ही है ना। अब कई जन्मों का याद रहेगा तो कई जन्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। कई जन्मों का याद रहेगा तो सबको ढूंढ ढूंढ करके निपटाते रहेंगे, क्या हालत हो जाएगी। अरे हर जन्म के पति यदि याद हो जाए तो हर जन्म के पति को ढूंढ ढूंढ के निपटाते रहेंगे क्या। इस जन्म के पति को तो सात जन्म से एक जन्म को सुलझा रहे हैं, अभी तक नहीं सुलझा है। 7 जन्म से झगड़े को सुलझा रहे हैं, पति पत्नी अभी तक नहीं। ये हिंदू ही 7 जन्म हो, मुस्लिम 7 जन्म तो 7 फेरे तो नहीं लेते हैं, एक जन्म भी नहीं लेते। अब ये 7 जन्म लेते हैं, एक ही जन्म में चेंज कर ले रहे हैं। हो गया ये सब जो है ना, वो 7 जन्म 7 फेरे है ना, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुल मिलाकर के ना समझे, चाहे 7 जन्म रहे या एक जन्म रहे, ना समझी है तो दुखी ही होंगे। ये जीवन का जैसे आप बोल रहे हैं कि फॉर्मेट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, इसका मतलब वो फिर से ब्लैंक हो गया। तो बुरी चीज भी गई तो उसमें अच्छा था, उसमें जो कुछ भी जीवन में उसने सही किया है वो भी फॉर्मेट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम फिर वो जन्म लेगा तो उसको पुराने चीजों से आगे कैसे बढ़ेगा फिर। देखिए स्मृतियां चली गई, जो हमारे मन में आवेशित होने की जो प्रवृत्तियां थी, वृत्ति में जो निगेटिव होने की प्रवृत्तियां थी, वो बनी रही। जीवन में जो स्थिति बनी हुई, जो क्वालिटी के रूप में बनी हुई है, वो एज इट इज बनी रहेगी। जैसे मैं बहुत जल्दी क्रोधित होता रहता हूं, कोई कुछ बोलता है मैं आवेशित हो जाता हूं, है ना, तो ये प्रवृत्ति मेरे साथ रह जाएगी। अच्छा, प्रवृत्तियां जाती हैं, प्रवृत्तियां रह जाती हैं, प्रवृत्तियां जीवन में रह जाती हैं। क्या चला जाता है,
स्मृति चली जाती है। अच्छा, अब एक बात ये समझ में आ रही है कि जीवन को अगर प्रोग्रेस करना है आगे, तो उसको शरीर की जरूरत पड़ता ही है। मतलब पड़ेगी ही। संबंधों को बनाने के लिए शरीर की जरूरत है, और वो शरीर में आएगा, संबंध बनाएगा, संबंधों के जरिए वो अपने स्तर को बढ़ाएगा और अगले जन्म में ऐसे करके साइक्लिक वे में जाता रहेगा। मतलब शरीर की जरूरत तो हमेशा पड़ेगा ही। ये आपके विचार, ये वृत्ति, ये चित्त, ये मन बिना शरीर के जो है इसमें डेवलपमेंट होता ही नहीं है। नहीं हो, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता ही नहीं है। ये शरीर हार्डवेयर है, उसमें जो समझदारी होनी है इस शरीर के माध्यम से ही विकसित होनी है। क्यों? क्योंकि जो ये ज्ञान जो अभी आप समझने का काम कर रहे हैं ना, वो आप शरीर के माध्यम से ही ग्रहण कर सकते हैं। शरीर के बिना इस ज्ञान को आप ग्रहण ही नहीं कर सकते। एक लेवल होने के बाद, एक स्थिति आने के बाद आगे की शेष जागृति बिना शरीर के भी कर सकते हैं। एक लेवल की जागृति होने के बाद आपको शरीर की आवश्यकता नहीं है, उससे आगे की जागृति आप चाहे तो बिना शरीर के भी कर सकते हैं। मन वृत्ति चित्त है तब करेगा ना। ये सभी हमेशा रहते हैं, भ्रमित रहने पर भी, जागृत रहने पर भी। देखिए अब ये फिर से आ गया, मानव स्वरूप में रहेगा या पशु स्वरूप में। ये था ना यहां, कहां पर ये सब, ये तीनों। देखिए एक समय था जब मैं पशु शरीर चला रहा था, एक समय था तो पशु में सिर्फ मन विकसित रहता है। पशु में सिर्फ क्या विकसित रहता है? मन। वृत्ति चित्त विकसित नहीं रहता है या नहीं है? पशु में सिर्फ मन विकसित होता है, वृत्ति चित्त विकसित नहीं रहता। वो आपके जैसा सोच विचार नहीं कर सकता। तो जिस समय मैं पहली बार जन्म लिया, वो पशु शरीर से मानव शरीर में आया होगा, उस समय पॉसिबिलिटी थी कि वापस मैं पशु शरीर में जा सकता, क्योंकि जब मैं पहली बार लिया होगा मेरा वृत्ति और चित्त वैसा विकसित नहीं हुआ होगा, मैं वापस पशु शरीर में गया होगा। लेकिन अब इतने शरीर यात्रा के बाद जैसा मेरा वृत्ति और चित्त अब विकसित हो गया है, मैं वापस अब पशु शरीर में नहीं जाने वाला। मन वृत्ति चित्त जब ये विकसित हो गया है, ये मन वृत्ति चित्त जो फंक्शन कर रहा है, पशु के शरीर से ये फंक्शन नहीं कर सकता। मन वृत्ति चित्त का जो फंक्शनिंग है वो मानव के शरीर से ही हो सकता है। मानव का मेधस ही इतना विकसित है जिसके माध्यम से वो विचार कर सकता है, जिसके माध्यम से वो चित्रण कर सकता है ना। ये जो पशु के शरीर के माध्यम से विचार नहीं हो सकता। पशु मानव राक्षस मानव किस आधार पे कहा जा रहा है? वो प्रवृत्तियों के आधार पर। प्रवृत्तियों, दीनता हीनता क्रूरता। तो दीनता जिसमें प्रधान है दोनों ही चीज, दीनता हीनता क्रूरता पशु मानव में भी है, राक्षस मानव में भी है। पशु मानव राक्षस मानव दोनों का वृत्ति और चित्त डेवलप हो चुका है। प्रवृत्तियां पशु के जैसी हैं, इसीलिए नाम दिया जा रहा है जीव चेतना। मानव शरीर में ही मिलेगा, पशु शरीर में नहीं जाएगा। पशु शरीर में जाने का मतलब वो सिर्फ मन क्रियाशील होगा। चाहे पशु मानव हो राक्षस मानव हो, वृत्ति और चित्त डेवलप हो चुका है। अब ऐसे मन वृत्ति चित्त जो डेवलप हो चुके हैं वो पशु शरीर के साथ फंक्शन नहीं कर सकते। वो पशु शरीर के साथ फंक्शन नहीं कर सकते। जैसा आज के दिन जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो चुका है, आज से 15 साल पहले के मोबाइल में उसको इंस्टॉल करने जाए वो इंस्टॉल नहीं होगा, वो अभी के ही मोबाइल में होगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो जीवन का हो गया है
वो मानव के ब्रेन में ही इंस्टॉल हो सकता है, पशु के शरीर में इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो ये जो अब आप हम लोग को निश्चिंत रहने की जरूरत है, हम सभी का मन वृत्ति चित्त ऐसा डेवलप हो चुका है कि वापस पशु शरीर में नहीं जाने वाले। अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे, काफी हम डेवलप हो चुके हैं, इसलिए आगे की बात कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए, इतने से राहत तो मिल गया ना, इतने से राहत तो मिल गया ना। देखिए, कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। अभी एक चीज को इससे कहते हैं, पहले थोड़ा सा आश्वस्ति हो जाए, निर्भयता आ जाए, जो भय बना हुआ है बिल्कुल पशु शरीर में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो हमारा मन वृत्ति चित्त का विकास हो चुका है ना, वो पशु शरीर से अब क्रियाशील नहीं हो सकता। और अगले शरीर यात्रा में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस जन्म का तो कुछ उपाय करें। सारा उपाय अगले जन्म में, हम पशु नहीं बनना चाहते। इस जन्म का क्या उपाय कर रहे हैं? अहंकार नहीं जा रहा है। कौन सा अहंकार नहीं जा रहा है? क्या अहंकार है कि हम ना समझ होते हुए अपने को समझदार मानते हैं, है या नहीं? अहंकार क्या है? मुझे इस चीज का अहंकार है कि मैं ज्यादा पैसे वाला हूं, ज्यादा पद वाला हूं, मेरा सोच ज्यादा अच्छा है ना, मेरे विचार सबसे उत्तम है, मेरा तर्क सबसे श्रेष्ठ है। यही सब ना अहंकार होगा। और क्या चीज का अहंकार है? कुछ किसी चीज का ना अहंकार होगा। वो आवेश कहे ना, अहंकार नहीं, आवेश, षड आवेश, षड आवेश। वो षड आवेश क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि मैं अपने आप को क्या मान के जी रहा हूं? शरीर मान के जी रहा हूं। मैं अपने आप को क्या मानता हूं? शरीर मान के जीऊंगा तो मेरा क्या होगा? विषयों के प्रति आकर्षण होगा, है ना? अच्छा, अब मैं समझा आपकी पीड़ा क्या है। वो विषयों के प्रति आकर्षण है, इसलिए डर लग रहा है कि कहीं पशु शरीर में जाकर के विषयों को तो ना भोगने लगूंगा। शायद यही है डर, क्या कि विषयों के प्रति आकर्षण दिखता है और पशुओं में भी विषयों के प्रति आकर्षण दिखता है, पशुओं में भी विषयों के प्रति आकर्षण दिखता है। क्या ये संभावना है कि यार इस शरीर में मानव शरीर को भोग रहा हूं, अगले शरीर में पशु शरीर में जाके विषयों को भोगने लगूं? तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ विषयों को भोग रहे हैं, विषयों को भोगने के लिए हम वृत्ति और चित्त को भी तो डेवलप कर लिए। सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये सभी मानव विषयों को भोगने को ही लक्ष्य मान करके वृत्ति और चित्त को भी डेवलप कर लिए। आप क्या, ये बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो भी यही लगे हुए हैं, विषयों को भोगने के लिए ही चित्त वृत्ति डेवलप कर लिए, है ना? लेकिन हमारा वृत्ति और चित्त जैसा डेवलप हो गया है, अब वो पशु शरीर से क्रियाशील नहीं हो सकता, इसलिए हम पशु शरीर में नहीं जाएंगे। और इतना आगे का मत सोचें, अभी वर्तमान में सोचें कि हम अपनी क्रियाशीलता को और कैसे डेवलप कर सकते, हम अपनी समझदारी को कैसे और डेवलप करें। जितने दिन और जिंदा हैं, अपनी समझदारी को और डेवलप करें ना। इतनी समझदारी, देखिए कितनी सुंदर बात है कि इनको ये दिख तो रहा है कि मेरा 4 विषयों के प्रति आकर्षण छूट नहीं रहा, है ना? और ये छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रहा। इनको अपने में वो दिखता है, यार मैं ऐसा अपने ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं है मेरा, मैं 4 विषयों को छोड़ना चाहता हूं, छूट नहीं रहा। ये मेरी अक्षमता है, अपने ऊपर जो है ये अफसोस हो रहा है, अपनी अयोग्यता पर अफसोस होता है कि मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं चाह करके भी। यही ना बात है। स्वागत ये है, ये स्वागत ये है, यही जागृति के लिए आवश्यक है। जागृति के लिए आवश्यक है, आपको खुशहाली मनाना चाहिए, आप जागृति क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। पशुओं में यह कामना नहीं है और बहुत सारे मनुष्यों में भी यह कामना नहीं है।
बहुत सारे मनुष्यों में भी ये कामना नहीं है, अभी तो वो भोगना ही चाहते हैं। आप चाह रहे हो उससे छूटना, ये आपके अच्छे संस्कार हैं, इसलिए आपकी जागृति निकट है, इसलिए आपकी जागृति निकट है। भाई यदि इनको दिख रहा है इससे हम सुखी नहीं हो सकते, तभी तो छूटना चाह रहे हैं। इससे हम सुखी नहीं हो सकते, यदि हमको लगता कि इससे हम सुखी हो सकते हैं, तो छूटने का क्यों प्रयास करते? तो छूटने का क्यों प्रयास करते? छूटने का प्रयास तो इसलिए कर रहे हैं कि हमको लगता है कि इससे हम निरंतर सुखी नहीं हो सकते। तो कैसे छूटेंगे? जिससे निरंतर सुखी हो सकते हैं उसको पकड़ने से। हम क्या चाहते हैं? इनसे छूट जाएं तो किसको पकड़े? किसी को पकड़ेंगे तभी कुछ और। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। कोई गुरु मूल्य मिल जाता है, लघु मूल्य छूट जाता है। बिना गुरु मूल्य को पकड़े लघु मूल्य को छोड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं छूटेगा। हाँ या ना? ज्ञान से, समझदारी से ये जो विषयों के प्रति आसक्ति है वो अपने आप कम होने लगती है। जो मूल्यों का सुख मिलने लगता है, विषयों के प्रति आसक्ति कम होने लगती है। उस मूल्य के साथ साथ यदि हमारे में ज्ञान का सुख होने लगता है, उपकार करने का सुख होने लगता है, विषय गौण होने लगते हैं, विषयों से आसक्ति कम होने लगती है। तो उसको छोड़ने की जगह कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे निरंतर सुख दे सकता है, इसको समझने की जरूरत है। हम वही काम कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे को निरंतर सुख दे सकता है? बात पकड़ में आ रही है? ये मन बार बार विषयों में आसक्त हो जाता है। होता क्या है? बड़ा मजेदार बात इन्होंने कहा है, जीवन सम्मोहित हो जाता है। क्या सम्मोहित हो जाता है? इसमें सुख है, इसमें सुख है। कौन सम्मोहित होता है इसमें? मन सम्मोहित होता है। जब मन सम्मोहित होता है, वो वृत्ति भी सम्मोहित हो जाता है, चित्त भी सम्मोहित हो जाता है। अब वृत्ति पूरा क्या काम करता है? क्या चीज का विचार करता है? कैसे हम मन के इस सम्मोहन को पूरा करें, कैसे इन विषयों को पूरा करें, कैसे इन विषयों को पूरा करें। इसके लिए विचार भी मन के पूरे दबाव में आ जाता है। पूरा सोच विचार वैसे ही चलता है कि मन को ये कैसे उपलब्ध कराया जाए। वृत्ति विचार करके मन को वो उपलब्ध करा देता है। थोड़े देर का मन को अच्छा लगता है, फिर वृत्ति में विचार आता है, यार ये थोड़ी देर का अच्छा लगा, निरंतर तो अच्छा लगा नहीं, निरंतर तो अच्छा लगा नहीं। फिर किसी और चीज से सम्मोहित होता है, फिर थोड़ा देर अच्छा लगता है, फिर अच्छा लगना बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए किसी और चीज में सम्मोहित होता है, फिर थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, निरंतर अच्छा लगता ही नहीं। रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगता है, हर दिन रसगुल्ला खाने लगते हैं, अच्छा लगना बंद हो जाता है या नहीं है? जिन भी संवेदनाओं में हमको अच्छा लगता है, जैसे ही उसको हम क्या करते हैं, भोगने जाते हैं, थोड़े समय के बाद अच्छा लगना बंद हो जाता है। तो लगने लगता है मामला, यार ये तो हम फंस गए, ट्रैप है ये क्या है? ट्रैप है, फंस गए। इसमें सुख नहीं है, बार बार हम इसमें उलझ रहे हैं, बार बार इसमें हम उलझ रहे हैं, इसमें उलझ रहे हैं, इसमें उलझ रहे हैं, इसमें उलझ रहे हैं। निरंतर मिल नहीं रहा है, निरंतर मिल नहीं रहा है। अपने को अफसोस होता है, यार हमको बार बार मन जो है फंसा दे रहा है। तो उपाय क्या है? ये ढूंढना पड़ेगा कि मन जो है वो सुखी कैसे होगा निरंतर। मन ज्ञान से सुखी होगा, समझ से सुखी होगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। ज्ञान होने से, समझ होने से उसको छोड़ना नहीं पड़ता है, वो छूट जाता है। जैसे आप टीचर हैं, कोई बच्चा यदि गलती करता है, आप उसको बोलो ये गलत है, फिर क्या करेगा? वो दूसरा गलती करेगा। आप उसको बोलेंगे ये भी गलत है, फिर क्या करेगा? तीसरा गलती करेगा। एक बार उसको आप सही समझा देते हैं, वापस गलती नहीं करता।
यदि सही समझ में आ गया, जीवन से गलती नहीं होगी। हम सही समझे बिना गलतियों से मुक्त होना चाह रहे हैं, हो पाएंगे क्या? हो पाएंगे क्या? तो क्या चीज गलतियों से मुक्त होने के लिए प्रयास करें या सही समझने के लिए प्रयास करें? हम यहां पर वही काम कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, रोक ले, चला जा। हाँ, नंबर पर परमाणु होते हैं। परमाणु की जो संरचना होती है उसमें नाभिक में कुछ होते हैं और परिवेश में कुछ चक्कर काटते हैं। तो जो गठनपूर्ण परमाणु की संरचना है, नाभिक में एक अंश है, पहले परिवेश में 2 अंश हैं, दूसरे परिवेश में 8 अंश हैं, तीसरे परिवेश में 18 हैं, चौथे परिवेश में 32 है। ये अंशों की संख्या है। टोटल मिलाकर के 2, 8, 18, 32, 60 और नाभिक में एक, टोटल 61 अंश का ये गठनपूर्ण परमाणु होता है। ये ठीक है, बढ़िया, रोक ले। हाँ, चलता रहता है ना, बढ़िया, चले। अच्छा, सब लोगों में मुस्कुराहट है, अच्छी वो लगता है, ये मुस्कुराहट अच्छा लगता है। चलिए।